भूषण बहुत घबरा जाता है, पर वो हिम्मत जुटा के पीछे मुड़ता है और वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत डर जाता है और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और मैथिली उसके बाजू में सोई है। ये सब देख वो चौंक जाता है और उठ के बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था। तभी उसकी बाजू में सोई मैथिली भी उठ जाती है। वे बोलती है, क्या हुआ भूषण, कोई दिक्कत है क्या? तभी भूषण कहता है, कुछ नहीं दीदी, वो मैंने एक भयानक सा सपना देखा था, इसलिए ऐसे उठ गया। ये सुन मैथिली ने कहा, अच्छा ठीक है। उस रात के बाद हर रात भूषण के साथ ऐसे हादसे होते रहे, परंतु भूषण कभी भी इन हादसों का कारण नहीं जान पाया। एक रात करीब 3 बजे मैथिली की नींद टूटती है। उसे कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ आ रही होती है। वो उठ के बैठकर अपने दूसरी ओर देखती है, पर उसका भाई भूषण वहाँ मौजूद नहीं होता। ये देख वो बहुत घबरा जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है और उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। तभी वो बाथरूम तक पहुंचती है। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही जो वो वहाँ देखती है, वो देख वो हक्का बक्का हो जाती है। वो देखती है कि भूषण तेज तेज से अपने सर को शीशे पर मार रहा था। वो बहुत डर जाती है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वे वहीं बाथरूम के पास है और भूषण उसके बगल में बेहोश है। वे भूषण को उठाकर बिस्तर तक ले जाती है। वो तुरंत ही गांव के सबसे बड़े वैद्यराज को बुलाती है और उसे भूषण का इलाज करने को कहती है। वह उस वैद्य को कल रात के हुए सारे हादसे के बारे में बताती है। ये सुन वैद्य उसे एक तांत्रिक का पता देता है और उससे हवेली में बुलाने को कहता है। वैद्य की बात सुन मैथिली तुरंत ही उस तांत्रिक को बुलावा भेजती है। उस रात वो तांत्रिक राणा ठाकुर के हवेली पहुंचता है। हवेली पहुंचते ही उसे उस हवेली में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपने तंत्र विद्या के यंत्र को निकालकर उस हवेली के ओर चारों ओर घूमने लगता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि इस हवेली पर किसी आत्मा का साया है। वो तांत्रिक मैथिली को हवेली के हर एक शीशे को ढक देने को कहता है और अपने तंत्र विद्या के सामानों को निकालकर हवन की तैयारी शुरू करता है। वो एक गोला बनाता है और बेहोश हुए भूषण को उस कुर्सी से बांधकर उस गोले में बिठा देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी भूषण की आंख खुलती है और वो तेज तेज चिल्लाने लगता है। वो बहुत देर तक चिल्लाता रहता है, पर तांत्रिक अपनी मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता है। मैथिली बहुत घबरा जाती है। वो अपने भाई को इस हालत में नहीं देख पा रही होती है, पर तांत्रिक ने मैथिली को सख्त मना किया होता है कि वह भूषण के करीब नहीं जाएगी। बहुत समय तक मंत्र उच्चारण करने के बाद अचानक भूषण बेहोश हो जाता है और तभी उसके अंदर से एक काली परछाई निकलती है और वो परछाई राणा ठाकुर का आकार ले लेती है। ये देख मैथिली और तांत्रिक चौंक जाते हैं। तांत्रिक राणा ठाकुर से पूछता है, सरपंच जी, आप इन बच्चों को तंग क्यों कर रहे हैं? ये सुन सरपंच की आत्मा कहती है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो बस मैथिली की सहायता चाहता हूँ। ये सुनते ही मैथिली बोली, कैसी मदद सरपंच जी? बेटी, तुम्हें और सभी को ये लग रहा होगा कि मेरी मृत्यु कैंसर के कारण हुई है, पर सत्य तो ये है कि मुझे मेरे ही अपनों ने मारा है। क्या? ये ये क्या कह रहे हैं आप सरपंच जी? हाँ, उन्होंने ऐसा इसलिए किया
ताकि वह अपने स्वार्थ के हेतु मेरे पोते को सरपंच बना सके। यह सुन मैथिली और तांत्रिक हैरान हो जाते हैं कि तभी राणा ठाकुर कहता है, उन लोगों ने तो मेरी लाश को भी नहीं जलाया और इसी हवेली में कहीं दफना दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते की नाकारी के कारण ये गांव बर्बाद हो जाए। सरपंच के पद के लिए मेरे पोते से ज़्यादा तो तुम काबिल हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सरपंच के इलेक्शन में खड़ी हो और तुम मेरा साथ दो मेरे ही अपनों से बदला लेने के लिए। तांत्रिक राणा ठाकुर की बात को सुनकर उसे इस बात की अनुमति देने से मना कर देता है। मैं मानता हूँ राणा ठाकुर कि आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही उनको सज़ा देंगे। अगर आप उन्हें सज़ा देना ही चाहते हैं तो कानून उनको सज़ा देगा। राणा ठाकुर तांत्रिक की बात से गुस्से से चिल्लाने लगते हैं और उनकी आत्मा बेकाबू हो जाती है। तांत्रिक अपने मंत्र पाठ से राणा ठाकुर की आत्मा को वश में कर लेता है। तांत्रिक और मैथिली दोनों हवेली में राणा ठाकुर की गड़ी हुई लाश को ढूंढने लगते हैं, परंतु मैथिली और तांत्रिक को पूरी हवेली में राणा ठाकुर के शरीर के कहीं गड़े होने का कोई सबूत नहीं मिलता। थक हार के वो हवेली के बाहर बगीचे में ढूंढने लगते हैं। तभी मैथिली को बगीचे में एक जगह थोड़ी सी गीली मिट्टी सी लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ दिन पहले ही उस मिट्टी को खोदा गया हो। यह देख तांत्रिक भी अपना यंत्र लेकर वहां आता है और उसे ये पता चल जाता है कि राणा ठाकुर का शरीर वहीं गड़ा हुआ है। तांत्रिक और मैथिली दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस जगह को खोदने लगते हैं और राणा ठाकुर के शरीर को वहां से बाहर निकालते हैं। मैथिली तुरंत ही ये सारी बातें गांव वालों को बताने चली जाती है। सारे गांव वाले वहां राणा ठाकुर के हवेली में इकट्ठे हो जाते हैं और मैथिली उनको सारी बातें बताती। गवाह के तौर पर मैथिली के पास तांत्रिक और वैदराज दोनों होते हैं और सबूत राणा ठाकुर का पार्थिव शरीर होता है। गांव वाले मैथिली की बात को मान जाते हैं और वे तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं। वे राणा ठाकुर के रिश्तेदारों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और राणा ठाकुर के इच्छा अनुसार मैथिली को अपना सरपंच चुनते हैं।